क्या पाकिस्तान अपने विसर्जन पर आमादा हो गया? देखिए, दरअसल पाकिस्तान के साथ ना तो कोई इनकी आज़ादी के बाद से कोई विदेश नीति रही है, ना इनकी कोई रक्षा नीति रही है, ना इनकी कोई कूटनीति रही है। ले देकर उनके पास सिर्फ एक मसला है, हिंदुस्तान से नफरत और कश्मीर चाहिए। जब देश बटा था 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत नहीं था। पाकिस्तान के लिए 1971 के बाद सबसे गंभीर संकट आ खड़ा है। पाकिस्तान के लोगों ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कभी भी वहां के लोगों को अपनाया नहीं। अरसे तक वो आजाद कश्मीर कहते रहे। ये वो ऐसा मामला है कि जिस देश के करोड़ों बाशिंदे हमारे देश का हिस्सा रहे हैं, हमारी कोख से निकले हैं, दर्द वहां होगा तो यहां भी दर्द होगा। रेंजर्स ने उनको घेर लिया है, उनको दाना पानी खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? सरकार इस मामले पे बात नहीं करना चाहती, अन्यथा भारत चाहता तो कुछ उपाय दे सकता था। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के दौरान अभी पुनः वो शुरू हो गया है। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने है। पूरा जो सिलसिला चला उसमें पाकिस्तान बेहद बेहद सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान में कुछ होता है तो जरूर भारत में उसे लेकर बात होती है। अभी जब हुआ था और जिस तरीके से उसने मध्यस्थता की बात आई थी, सुर्खियों में रहा। उसने काफी लगा कि बहुत सारे जो ऐसे मुल्क हैं जो हमारे भी कभी करीबी रहे, लेकिन आज पाकिस्तान की और उनका झुकाव है, तो सारा कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अंदर हालात क्या है, वो किसी से छुपे हुए नहीं, भुखमरी की कगार पर है। वहां आज तो ये निकल कर आ रहा है कि गेहूं खत्म हो रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और जो कश्मीर है, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान आंख दिखाना हमें छोड़ता नहीं है। हम लगातार उसे हैसियत दिखा चुके हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो दिखाया था हमने कि क्या हो तुम। अब निकल कर आ रहा है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां बहुत कुछ घटित हो रहा है। वो जो घटित हो रहा है, खासकर जो बुधवार को वहां से सीन निकला कि वहां अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और फिर वहां गोली चैलेंज जैसे हो रहा है, वहां निर्दोषों को भुना जा रहा है, बर्दाश्त होता नहीं है। वहां जो वहां के विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, जो विदेश मंत्री के सामने उन पर तो काली स्याही फेंकी गई। तो बहुत कुछ चल रहा है और उसके रेपरकेशंस भारत पर ना हो, इसकी हम कोई मना कर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होना है। तो इसी सब जो वहां चल रहा है पाकिस्तान में, बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान राजेश बादल जी के पास। राजेश बादल जी को पहले जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मित्रों, संजीव। सर बता दूं मित्रों आपको कि राजेश जी लगातार पाकिस्तान को लेकर लिखते हैं, वहां की जो खबरों पर निरंतर निगाह रहती है। और अभी राजेश जी की पाकिस्तान पर एक बहुत अच्छी पुस्तक आ रही जिसपे वे काम कर रहे हैं। ऐसे राजेश बादल जी 5 दशकों से ज्यादा का अनुभव हम बार बार बताते हैं। नवभारत टाइम्स, नई दुनिया और आज तक, और साथ में राजसभा टीवी, वो आज तक जब आज तक था। लंबी एक आपकी यात्रा है। राय सर, जो चल रहा है पाकिस्तान तो ताजा हालात क्या है एक, और जो कुछ घटित हो रहा है, तो मैंने जैसे कहा कि भारत पर रेपरकेशंस ना हो ये संभव नहीं है, बहुत कुछ होना है। तो पहले वहां के ताजा हाल और रेपरकेशन, फिर आगे बात करता हूं। राजेश जी। धन्यवाद संजीव। देखिए, जो वहाँ की जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहाँ के हालात बेहद खराब हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे 1971 की याद आ रही है। और उस समय जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर जिस तरह से पाकिस्तानी फौज अत्याचार कर रही थी, ठीक वैसी ही स्थिति अब इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। मैं बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला, क्योंकि हमारी संसद में अभी भी उस क्षेत्र के लिए स्थान सुरक्षित हैं। और वो जब भी कभी भारत के साथ आएगा, यानी पूर्ण कश्मीर हमारा जब होगा, तब वहां चुनाव भी होंगे और एक लोकतंत्र बहाल होगा। लेकिन जो कल से 24 घंटे के अंदर जो घटा है वहां पे, मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को वहां चुनाव होने जा रहे हैं असेंबली के। राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर वहां का जो जन संघर्ष मोर्चा है, जिसको ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कहते हैं, वो लीड कर रही है।
और ये लोग वहां मुजफ्फराबाद जाकर के घेराव करना चाहते हैं, पड़ाव डालना चाहते हैं, और फौज ने उनकी नाकेबंदी की हुई है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये उस इलाके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो इमरान खान की पार्टी है, वो सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी है। तो वो पार्टी समेत सारी जो राजनीतिक दल है, एक आध को छोड़ दें जो सत्ता में है, वो चुनाव नहीं कराना चाहते ऐसे मौके पर, कि जबकि लोगों को दाल नहीं मिल रही है, चावल नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल, सेना के साये में खुद कालाबाजारी हो रही है, चहेतों को जो है राशन मिल रहा है। आपूर्ति आपूर्ति रोकी है, शायद इन्होंने रोक दी है, हुकूमत ने रोक दी है आपूर्ति आपूर्ति। रो वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ आमतौर पर एक कहावत प्रचलित है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकारें देने लग जाती हैं, कहीं कुछ फ्री दे बांटेंगी, कहीं कुछ देंगी, कहीं कुछ देंगी। लेकिन वहां उल्टा हो रहा है कि वहां पर जिस तरह से आम आदमी को, आम आवाम को परेशान किया जा रहा है, कल से अब तक की झड़पों में मेरी जो सूचना है लगभग 20 लोग मारे गए हैं। अखबारों में तो संख्या कम आई है, जिसमें 15 के आसपास तो सिविलियन है, निर्दोष नागरिक हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति हो कि छोटे से इलाके की जो बात है वो इतनी हिंसात्मक हो जाए और वहां चुनाव टालने की नौबत आ जाए, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से वहां निपटना चाहती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कभी भी वहां के लोगों को अपनाया नहीं। अरसे तक वो आजाद कश्मीर कहते रहे। उसको अगर आपको याद है तो वो ये नहीं कहते कि हमने उस पर कब्जा किया हुआ है। कहने को, कागजों में, दस्तावेजों में वो आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन दरअसल वहां के लोगों को कोई आजादी है नहीं। तो अगर देखें तो सीमा पर हम कह सकते हैं कि इतनी अशांति पिछले 4 दशकों में तो पहली बार बनी है। बलूचिस्तान में पीछे से वहां हिंसा हो रही है। बलूचिस्तान के कुछ संगठनों ने तो अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है, और आप जाएं तो पीछे अफगानिस्तान के साथ इनके तनावपूर्ण रिश्ते हैं, हिंसक झड़पें वहां हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है। इधर पीओके में एक अहिंसात्मक ढंग से आंदोलनकारी जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान की हुकूमत जाने नहीं दे जा पा रही है। अब दिलचस्प बात यह है संजीव कि पाकिस्तान में वहां पे असेंबली में 45 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें पाकिस्तान की हुकूमत ने उन लोगों के लिए आरक्षित की हैं जो वहां शरणार्थी हैं, मुहाजिर हैं। अब मुहाजिर कौन हुए? जो बंटवारे के वक्त, आजादी के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। अब 12 सीटें उनके लिए सुरक्षित आरक्षित हैं। ये जो जनसंघर्ष समिति है ये कह रही है कि भाई ये तो पूरा पाकिस्तान ही मुहाजिर है। क्योंकि मैं आपको एक बात अतीत की याद दिला दूं कि 1946 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तब मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इसका अर्थ यह है कि जो पाकिस्तान में उस वक्त लोग रह रहे थे, जो आज का पाकिस्तान है, उस वक्त 1946 में जो लोग रह रहे थे, वो चुनाव, वो अलग पृथक से पाकिस्तान चाहते नहीं थे, क्योंकि बहुमत मुस्लिम लीग को नहीं मिला था। मुस्लिम लीग को बहुमत ना मिलते हुए कांग्रेस को बहुमत मिला था, और जो और भी संगठनों को बहुमत मिला था। तो इन लोगों का कहना यह है कि जो लोग आए वो केवल पीओके में थोड़े ही आए थे, वो उत्तर प्रदेश से आए थे, राजस्थान से गए थे, मध्य प्रदेश से गए थे, बिहार से गए थे, और भी कई राज्यों से गए थे कि हमारा हिंद पाकिस्तान है। तो जब ये लोग वहां जाकर के मुहाजिर कहलाए, शरणार्थी कहलाए, तो असल डिमांड तो ये लोग कर रहे थे, वो हिस्सा तो डिमांड कर नहीं रहा था। तो हम इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि असल पाकिस्तान अगर वहां शरणार्थी है तो सही मायने में पाकिस्तान बना है क्या? ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो 12 सीटें अगर आपने दी हैं तो फिर ये कर दीजिए कि फिर केवल पीओके के लोग ही उसमें आरक्षित मतलब चुनाव लड़ सकें। तो ये क्या करते हैं कि सिंध के लोगों को लाके लड़ा देते हैं, पंजाब के लोगों को लाके लड़ा देते हैं, और फिर उनका दुरुपयोग करते हैं उन विधायकों का, असेंबली के जो निर्वाचित लोग हैं। और वो जो दुरुपयोग है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हितों के खिलाफ है। जी संजीव भाई।
बिल्कुल, राजेश सर, उसमें ये भी निकल कर आया कि जो वहाँ रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा अहमद आसिफ, उनके ऊपर काली शाही वाही भी फेंकी गई है। इस कदर हो गया है मामला, यहाँ तक पहुंच गया, इस कदर विरोध। और वहां वो गए, और सामने जो कुछ सामने है 27 तारीख वाला आप जो कह रहे हैं, तो ऐसे हालात में क्या और देख पा रहे हैं आप, आगे क्या नजर आ रहा है आपको? और दूसरा ये भी, वहां तो आपने जो बातें की उसमें तो जो कायदे आजम को काफिर आजम भी कहा जाता रहा है, ये भी है एक उसका तथ्य है। करिएगा। देखिए, पाकिस्तान दरअसल मेरा ही नहीं, अनेक इतिहासकार और बड़े संपादक ऐसा मानते रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल एक त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, और उसका जो सोच है वो हिंदुस्तान से नफरत के आधार पर वहां की फौज हुकूमत करती रही है। तो हुआ ये कि जब 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी असेंबली के भाषण में ये बात कही कि अब पाकिस्तान हमने ले लिया है, ये इस्लामिक देश बन गया है, मुस्लिम देश बन गया है, लेकिन अब यहाँ पर हिंदुओं को भी आजादी होगी कि वो अपने मंदिर जाएं, सिखों को आजादी होगी कि वो गुरुद्वारे जाएं, दूसरे बौद्ध लोगों को आजादी होगी कि वो अपनी इबादत करें। तो इसका वहां के जो कंजर्वेटिव्स हैं और जो मुल्ला हैं और जो फौज है, जो विशुद्ध धर्म के आधार पर वहां पर हुकूमत करना चाहते थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के स्थान पर काफरे आजम कहना शुरू कर दिया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब काफरे आजम, उनके काफरे आजम की डेथ हुई, मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई, तो जब उनका जनाजा निकला तो वहां पे जो दफनाने की जो रस्म होती है, उसमें नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मौलवी तैयार नहीं हुआ था। तो ये हाल तो वहां पर ये है। अब पाकिस्तान में सुन्नी बाहुल्य है, तो सुन्नी शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, वहां पे अधिकार नहीं देना चाहते। अहमदियों को मुसलमान हैं जो, उनको अधिकार नहीं देना चाहते। बोहराओं को अधिकार नहीं देना चाहते, अहमदियों को अधिकार नहीं देना चाहते। जो यहाँ से गए हैं असली खालिस मुसलमान, जो इस्लामिक देश हा इस्लामी देश हा इस्लामी देश करते थे, वो उनको मुहाजिर बना दिया है। तो यानी एक कॉकस है जो वहां पर कब्जा किए बैठा है, जो वहां पर लोकतंत्र की बहाली नहीं होने देना चाहता। आपने जो बात कही कि हाँ, ये बात सही है कि वहां के जो ख्वाजा आसिफ जो मंत्री थे वो उनको भागना पड़ा, प्रचार नहीं कर पाए। तो अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां कोई पार्टी चुनाव लड़ भी नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अड़ा हुआ है कि वो तो चुनाव कराएगा। और जब जबरिया चुनाव होते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होती है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन वही करता है जो हुकूमत चाहती है। तो ये पाकिस्तान के लिए 71 के बाद, 1971 के बाद सबसे गंभीर संकट आ खड़ा है कि एक तरफ बलूचिस्तान आजाद होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो उसके कब्जे में कश्मीर है, उसके लोग वहां पर यह आवाज उठने लगी है कि अब हम भारत की ओर मुंह क्यों ना करें। भारत देखिए हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कल भारत ने अपील की है कि वहां देखें, क्योंकि वो शरणार्थी जिनको खाना नहीं मिलेगा, जिनको दाना नहीं मिलेगा, जिनको राशन नहीं मिलेगा, जिनको बिजली नहीं मिलेगी, जिनको पानी नहीं मिलेगा, जिनको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वो कहां जाएंगे? और हम क्या देख सकेंगे? हमने बांग्लादेश में क्या किया था? वहां से जब शरणार्थी आ रहे थे, वो भूखे थे, वो प्यासे थे, उनको अत्याचार उनके साथ हो रहे थे। तो ठीक वही स्थितियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रही हैं। तो हमें कब तक हम इस चीज को देखेंगे? हमें अंततः अपने, हो सकता है कि दरवाजे खोलना पड़े और शायद उनको शरण देनी पड़े। तो वो जब अगर स्थिति बनेगी तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, संयुक्त राष्ट्र संघ को ये बात देखनी होगी कि ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, क्योंकि वो सचमुच में अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं और उन्होंने कभी माना भी नहीं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं हमारे लिए बड़ी दुविधा का प्रश्न। हम तो हमेशा देखिए होता है कि हमारा पड़ोसी ठीक रहे, सबसे पहली हमारी, जब हम कुछ कहीं बस्ते बसाते हैं, ये अलग है कि ये तो जो हुआ 1947 में उसके उसमें हुआ, बाकी रहा। तो ऐसे में फिर हमारे समक्ष और क्या क्या दुविधाएं आप देखते हो? दरवाजा खोलना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो आपने दरवाजा खटखटाया है वो सारा है, और फिर यहाँ जो परिदृश्य है, तो ऐसे में कैसे, क्या आप उसका कुछ पाते हैं? क्या अगर उस हालात तक पहुंच जाता है कि वो आना चाहते हैं, भूखे मर रहे हैं, फिर हमारी हुकूमत के समक्ष क्या क्या दुविधाएं और होंगी? इस पे भी एक छोटा सा आपका नोट। देखिए, दुविधा है, और दुविधा
इसलिए है क्योंकि ये आमतौर पर दो पड़ोसी देशों का मामला नहीं है कि जैसे फ्रांस और जर्मनी हो, रूस और यूक्रेन हो, और इस तरह से मामला नहीं है। ये वो ऐसा मामला है कि जो देश, जिस देश के करोड़ों बाशिंदे हमारे देश का हिस्सा रहे हैं, हमारी जी कोख से निकले हैं, तो जब हम सभ्यतागत ढंग से समान हैं, हमारी परंपराएं बहुत सारी समान हैं, हमारी संस्कृति समान है, साझा संस्कृति है, तो हम, अगर चीज वहां होती है, कोई चीज दर्द वहां होगा तो यहां भी दर्द होगा। सहानुभूति हमको भी बरतनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। दुनिया के सारे मैं कह सकता हूं कि वो उपाय करने पड़ेंगे जो वहां के लोगों को राहत देने के लिए जरूरी होंगे। अब देखिए ना, वहां लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है, सेनाएं सील कर दी हैं, सीमाएं सील कर दी हैं, मुजफ्फराबाद वो जा नहीं सकते हैं, रेंजर्स ने उनको घेर लिया है, उनको दाना पानी खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? ये एक बहुत, ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी पंचायत जो संयुक्त राष्ट्र है उसको सोचना पड़ेगा। हालांकि 71 के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र ने पहल नहीं की थी, वो तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की थी कि हम मैंने इस तरह से अपने, इसलिए दुविधा पूछी कि जो हमारा अभी हम जिस थीम थॉट पे चल रहा है मुल्क हमारा, उस कंडीशन में सरकार के वो भी एक शायद लाइन होगी, मुझे लगता है उसको भी अंडरलाइन करना देखिए पड़ेगा, उसको भारत की जो स्थिति है कि आप देखिए, वहां इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है, सरकार इस मामले पे बात नहीं करना चाहती। अन्यथा भारत चाहता तो कुछ उपाय दे सकता था, जैसे कि अब मान लीजिए भारत कहे कि भाई आपके पास अगर महंगाई है, सब्जी खाने के लिए नहीं है, राशन नहीं है, तो हम कुछ, हमारे यहाँ भी कोई कम परेशानियां नहीं है, लेकिन हम भी अपने भाई हैं तो उनको कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसा भारत एक पहल कर सकता था, लेकिन वो पहल के सारे रास्ते पाकिस्तान ने अपनी ओर से बंद किए हैं। व्यापार, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 का विलोपन हुआ, तब उन्होंने अपनी तरफ से व्यापार बंद किया, हमने तो व्यापार बंद नहीं किया। तो भारत की दुविधा एक तो ये है कि वो कैसे उनको राहत पहुंचाए। दूसरा, उसमें एक कहीं ना कहीं उसके एक बड़े इलाके पर चीन का कब्जा है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको भारत को देर सवेर पहल तो करनी पड़ेगी। अब वो पहल किस तरह से होगी कि जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों उस मसले से सहमत हों, उस पहल से सहमत हों, और नहीं हो तो फिर एन केन प्रकारेण, भाई बलूचिस्तान तो पहले अलग देश था ना, आपको बलूचिस्तान का, हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा, मैं 1 मिनट में ब्रीफ बता देता हूं प्लीज कि प्लीज। जब देश बटा था 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत नहीं था। यानी रेड क्लिफ ने जब बंटवारा किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो उसमें बलूचिस्तान था ही नहीं। बलूचिस्तान एक अलग देश था जिसकी अलग संसद थी, नवाब बुगती उसके राष्ट्राध्यक्ष थे, संसद वहां की कलात संसद थी। जो संसद, जिस संसद ने और जिस देश ने अंग्रेजों के साथ अपना एक संधि की थी, समझौता किया था कि भाई आप हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति हम आपके हवाले है, बाकी हमारा राष्ट्र हम चलाएंगे। तो जब देश बट गया तो जिन्ना ने कहा कि भाई बलूचिस्तान वालों, हमारे साथ भी ऐसा ही समझौता कर लो जैसा आपने अंग्रेजों के साथ किया। और वो बेचारे भरमाने में आ गए, लेकिन बाद में उनके साथ धोखा हुआ, पाकिस्तान ने उनको अपना प्रांत बना लिया और कब्जा कर लिया। आज वहां चीन समेत, ईरान समेत तमाम सारे जो है देश लगे हुए हैं। चीन ने तो वहां पर एक ग्वादर बंदरगाह बना लिया। ईरान कहता है कि हमारे यहाँ उधर से आकर के आतंकवादी वारदातें होती हैं। ये पाकिस्तान कहता है कि ईरान में जो सक्रिय गुट हैं वो करते हैं। लेकिन अंततः हमें ये देखना होगा कि हम चूंकि सभ्यतागत समानताएं रखते हैं, इसलिए भारत को पहल करनी पड़ेगी, और वो पहल किस तरह की होगी ये हम नहीं जानते अभी, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें नजर रखनी पड़ेगी। स्थितियां वहां बेहद खराब हैं। जी राइट सर। मैं एक, आपने बलूचिस्तान का नाम लिया, तो वहां उसने भी नाक में दम किया है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान अलग इनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा किए हुए है, बड़े मुश्किलों में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो अभी जितना इन्होंने कोशिश की, वो जो मैंने ईरान और इजराइल और अमेरिका वाला, तो सब मुलम्मा सारा दूर होता चला जा रहा है। दो, और मैं अंत में मतलब सब मिला के आखिरी में ये भी कहूंगा, क्या पाकिस्तान अपने विसर्जन पर आमादा हो गया, ये इसका लब्बुल लुआब है?
देखिए, दरअसल पाकिस्तान के साथ ना तो कोई इनकी आजादी के बाद से कोई विदेश नीति रही है, ना इनका कोई संविधान टिक पाया है, कई कई बार संविधान बदला गया है, ना इनकी कोई रक्षा नीति रही है, ना इनकी कोई कूटनीति रही है। ले देकर उनके पास सिर्फ एक मसला है, हिंदुस्तान से नफरत और कश्मीर चाहिए। अब मैं पिछले अगर 80 साल का एक आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि पहले सबसे पहले जब ये पाकिस्तान बना तो उसने जो है रूस से कहा कि हमको जो है कश्मीर दिला दो तो हम आपके साथ हमेशा लंबे समय तक साथ रहेंगे। फिर मुस्लिम देशों से कहा, इस्लामिक देशों से कहा कि आप हमको कश्मीर दिला दो तो हम आपके साथ रहेंगे। फिर अमेरिका तो खैर उनका साथ देता ही रहा, लेकिन अमेरिका भी उनको कश्मीर नहीं दिला पाया। अमेरिका की गोद में कितने बार गए ये, कई कई बार इन्होंने अमेरिका के इशारे पर भारत को परेशान करने की कोशिश की। जब ये नहीं, फिर चीन से इन्होंने कहा कि हमको कश्मीर दिला दो, हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी कश्मीर उनको नहीं दिला पाया। लेकिन उनका जो मसला पाकिस्तान है, उस मसले को सुलझाने का, वहां के लोगों को राहत देने का काम जो कर सकता है, जो मुल्क कर सकता है, उसको वो बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी हिंदुस्तान के अलावा कौन हो सकता है जो उनकी समस्याएं सुलझाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति में अगर बलूचिस्तान अलग होता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अगर भारत में मिलता है, या जो भी कुछ उसका हश्र होता है पाकिस्तान से अलग होता है, पीछे अफगानिस्तान अपना हिस्सा जो विवादित डूरंड लाइन वाला है वहां से वो हिस्सा ले लेता है, तो फिर एक जुगनू जैसा दिए की तरह टिमटिमाता हुआ पाकिस्तान बचेगा। उसमें वहां की फौज जो चाहे वो कर ले। और वहां का, माफ कीजिए, फौज लड़ने के अलावा क्या करती, सारे धंधे करती है। वो ब्रेड वो बनाती है, बटर वो बनाती है, अनाज वो बनाती है, सब्जी वो उगाती है, पेट्रोल पंप वो चलाती है, हथियार वो बनाती है, अवैध माफिया वो है, क्योंकि अफीम की तस्करी और तमाम सारे वो फौज करती है। कौन सा धंधा, कपड़े वो बनाती है, कौन सा ऐसा धंधा है जो पाकिस्तान की फौज नहीं करती। तो पाकिस्तान की फौज अपना काम छोड़ के हुकूमत वो चलाती है। फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का भविष्य अनिश्चित है और ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि विसर्जन पर आमादा है, इसलिए मैंने सवाल किया था, वही हालत शायद है। नहीं, शुक्रिया अदा करूंगा राय सर, आपने पूरा जो अभी ताजा तस्वीर वहां की, और उसके कारण जो हम भी तो कहीं सफर करता ही करता है ना, हम भी हैं और बाकी दुनिया कर रही है। और वो अपने मतलब क्या ना, खामो खां जो बन जाता है कि मैं सरदार, जबकि वो सरदार नहीं, वो तो कहाँ खड़ा हुआ है। शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे राजेश बादल जी को, और 1971 कैसे हालात, इस पूरी चर्चा का लब बोलो अब ये 1971 जो हुआ था बांग्लादेश, उस तरह के मुहाने पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान, उस तरह की स्थिति में पहुंचा हुआ है पाकिस्तान। तो अब देखिए आगे जो और इसका अपडेट होगा आपको देंगे, लेकिन अभी इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी, प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।